बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, उनके ज़ुबान से बड़ी अजीब सी बात मैंने सुनी। वो कहते हैं कि जनाब जब पाकिस्तान बना था उस वक्त इनकलाबी हो गया, अंग्रेज़ छोड़ के चले गए और हम अपने मुल्क में जब कदम रखा हमने, चीज़ें चल रही थी, इदारे अपने अपने तौर से काम कर रहे थे, कानून की पासदारी थी, ट्रेनें भी अपने वक्त से जाती थी और दूसरे इदारे भी अपने टाइम से काम कर रहे थे। कोई बदमज़गी की सूरत हाल उस वक्त नहीं थी सिवाय इसके कि जो कुर्बानियाँ हमने दी वो बिल्कुल थी। हम अपनी जायदादों को छोड़ के आए, उसके बाद यहाँ कुछ लोगों ने अपने क्लेम्स किए और ज़िंदगी का पहिया रवा दवा हुआ। ये सब उस वक्त तक ठीक था जब तक हमने अपने सिस्टम को खुद अपने हाथ से ख़राब ना कर दिया। और आज वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, आज वही कहते हैं कि सिस्टम जो जनाब बिल्कुल इंतशार का शिकार हो गया और कहीं से उम्मीद बाकी नहीं है। हम नौजवान नस्ल इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण उस वक्त बाकी रहेगी जब शायद निसाबों में कानून को पढ़ाया जाएगा। ज़रूरत तो इस वक्त ये महसूस हो रही है कि स्कूलों में भी अदल के एहतराम की तालीम दी जाए और ये बताया जाए कि कानून क्या होता है और कानून की पासदारी क्या होती है। इस वक्त जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, आप असेंबली की बात कर लें, सेनेट की बात कर लें, अपर हाउस, लोअर हाउस, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई कानून को जानते हैं या कानून की किताब को पढ़ा हुआ है। तो एहतराम की बात करें, ये तमाम इस वक्त जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई ये कहता है कि किसकी हुकूमत है, और मुख्तलिफ अदवार में हम हुकूमतें मुख्तलिफ देखते आए, कभी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जनाब कोई सियासतदान हुक्मरान है, कोई कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि फलां पार्टी हुकूमत करती है। आजकल जो चीज़ें में नज़र आ रही हैं उसमें कहा जा सकता है कि अदलिया की हुकूमत है। बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि जब तमाम इदारे अपने अपने तौर से काम नहीं करेंगे तो कोई तो इदारा है जो सामने आके फैसला करेगा। इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें अदलिया पे जमी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हमारे खून में ये बात शामिल नहीं है कि हमें एहतराम कानून व अदल करना है और कानून क्या होता है, तो जो फैसला हमारे हक में आता है वो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो फैसला हमारे हक में नहीं है वो हमें बुरा लगता है। ये वो चीज़ है, ये वो बात है जो किसी भी मुल्क के तबाह होने का बाइस बन सकती है। बेहतरी की उम्मीद जरूर है, लेकिन शायद शुरुआत हमें अब से करनी होगी, अगर नहीं की तो आगे मसाइल होंगे। मेरे साथ इस वक्त इन्हीं मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं शाहनवाज जुदून साहब। आपका ताल्लुक पीटीआई से है और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जनरल ताइमुद्दीन हैदर साहब, आप तजियाकार हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलमान रहमान साहब, तजियाकार हैं आप। सबसे पहले हम जुदून साहब की तरफ जाएंगे। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जुदून साहब, इस वक्त जो हमने बात की कि कोई फैसला हमारे हक में आता है तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, फैसला हक में नहीं आता तो हमें बुरा लग रहा होता है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई एक सज़ा की मुअत्तली होती है, उसके बाद दूसरे केस में अभी तक वो अंदर हैं और आगे भी लातादाद केसेस की लाइन है जो आगे लग सकती है। उसी में ही एक और बात आती है कि जब 5 साल नाअहली इस वजह से की जाती है क्योंकि पहले 3 साल जो कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया था वो तो मुअत्तल हो गया। अब आगे सिलसिला क्या होगा, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहबा। देखिए डॉक्टर साहबा, अभी आपका इंट्रो में सुन रहा था कि बिल्कुल हम कानून की पासदारी कर रहे हैं और हम तमाम अदालतों का एहतराम भी कर रहे हैं और पेश भी हो रहे हैं। हालांकि हमारे खिलाफ ये जो अभी खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है उसका तोशा खाना का, तो यही इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया है कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं हुआ। खान साहब को पूरा मौका नहीं दिया गया, उनके गवाहान को पे कोई जरा नहीं हुई। उन्होंने लिस्ट दी कि ये गवाहान हैं, उनको बुलाया जाए, उनको सुना जाए, लेकिन नहीं हुई। लेकिन एक जज जो बज़द था कि भाई वो इन्होंने इमरान खान को नाअहल करवाना था, इमरान खान को जेल के अंदर डालना था, तो उन्होंने फैसला किया है। अब ये तो कानूनदान बेहतर जानते होंगे कि भाई एक तरफ तो वो फैसला कलअदम करार दे दिया, लेकिन नाअहली वाला वो अभी तक मौजूद है। उस पर भी हमारी पार्टी, जाहिर है हमारे वकील जाएंगे कोर्ट में, उसको करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदालतों से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ अगर मिलेगा तो अदालतों से मिलेगा। इस टाइम
क्योंकि जाहिर है पीटीआई तो एक इस टाइम पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्करों के लिए एक वो बना दिया है कि भाई नो गो एरिया बना दिया है। आज आप देख ले, हमारे सूबाई सदर अलीम आदिल शेख साहब सिंध हाई कोर्ट गए थे, वहां उनको जमानत दी गई और पूरे सिंध हाई कोर्ट, लेकिन जैसे वो बाहर निकले तो वो गेट पे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। ये नहीं बताया कि कौन से केस में, तमाम जितने केसेस थे, जितने एफआईआर थे, उन पे सब में उनकी बेल हो गई थी, लेकिन बाहर जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी हम कानून की पासदारी करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। जदून साहब ठीक है, आप कानून को कितना फॉलो? डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट दे दे कि अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक तंजीम वहां पर धरना दे रही है और वो हमारे इदारों के खिलाफ जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की, उनके सरबराह तो आज आजादाना घूम रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त को पीटीआई के वर्करों ने पाकिस्तान के झंडे लेके जिसने आजादी मना रहे थे रोडों पे, और पीटीआई के उन वर्करों के हाथों से पाकिस्तान के उन फ्लैग्स को छीना गया और उन वर्कर्स को जेल में डाला गया। क्या ये दोहरा कानून नहीं है कि एक तरफ पीटीआई के वर्कर अगर पाकिस्तान का झंडा लेके जिसने आजादी मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उनको आप जेलों में डाल रहे हो, दूसरी तरफ जो लोग इस्लामाबाद में आके इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आजादाना घूम रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो सुतेली माँ का सलूक रखा जा रहा है, तो खुदारा हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की कानून को फॉलो करते हैं, हम तमाम इदारों की कदर करते हैं। शाहनवाज जदून साहब, कहीं भी आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि आपकी पार्टी इस वक्त जिस जगह मौजूद है उसमें अपनी गलतियां भी जो आप लोगों से हुई हैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है और शायद आप मुस्तकबिल में उन तजर्बात से सबक सीख के बेहतर हिकमत अमली को अपनाने की कोशिश करें। आपकी तरफ से जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं बात कर रही थी, उसमें था ही ये मसला। जो जजेस आपकी पार्टी की तरफ से जजेस के खिलाफ जो तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, उस हवाले से आप क्या करते हैं? क्या इसमें पार्टी शामिल है, पाकिस्तान के वो लोग जो आपके फॉलोवर्स हैं वो शामिल है, या ये पार्टी पॉलिसी का कोई हिस्सा है कि इस तरह होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी भी जज के खिलाफ इस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई जाएं? देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम इस चीज के सख्त खिलाफ है। ये इदारे हमारे हैं, ना हमारी पार्टी का कोई पॉलिसी है कि इदारों के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाई जाए। सोशल मीडिया पे तो किसी के कंट्रोल नहीं है। आज हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे का एक फेसबुक की अपनी आईडी है, ट्विटर की आईडी है, इंस्टा की आईडी है, वो लगा हुआ है। देखिए हमारे पार्टी का शुरू से हम कह रहे हैं, इमरान खान साहब शुरू से कह रहे हैं कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जो अदलिया के खिलाफ, ये तो वतीरा मुस्लिम लीग नून का है। बहुत सी जगह ये पकड़े गए कि मुस्लिम लीग नून ने फेक आइडिया बनाई है। मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि वो अदालतों को प्रेशर में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले करते हैं, अदालतों को ब्लैकमेल भी, जजेस को भी ब्लैकमेल करते हैं, मुख्तलिफ इदारों को भी। लेकिन पीटीआई का इस तरह कोई वो नहीं है कि ना हम इज्जत करते हैं, हम अदलिया की भी इज्जत करते हैं, दूसरे इदारों को भी इज्जत करते हैं और हम सख्ती से हमने मना किया है। मसलन हमारे कोई वर्कर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। बाकी आपने बात की सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमारे खिलाफ भी इतना वो लिखा जाता है, खान साहब के खिलाफ भी लिखा जाता है, मुख्तलिफ पोस्ट में हमारे दूसरे कायदीन के खिलाफ ऐसे लिखा जाता है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया तो वो एक आज़ाद वो है, ना हमारे कंट्रोल में है ना उसमें। सर, इस वक्त आपकी जो दूसरे दर्जे की क़यादत थी उसमें भी काफ़ी इंतशार है, बहुत से लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं और फिर आगे जो लोग आपके साथ थे वो तो ये भी कहते हैं कि छोटा जहाज़ तो कम पड़ेगा, बड़ा जहाज़ लाना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और इलेक्शंस में भी चलें, ठीक है फरवरी तक ऐलान कर दिया जाएगा, फरवरी तक इलेक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, इतनी जल्दी पार्टी को कैसे लाइन अप करेंगे? कोई स्ट्रेटजी है पार्टी की, किस तरह से चीज़ें चलेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे यहाँ कोई मोरसी सियासत तो है ही नहीं कि बाप होगा तो बेटा आएगा। यहाँ लोग देते हैं वोट इमरान खान साहब को। अभी कल ही इलेक्शन हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लोकल बॉडी के नीचे लेवल पे हमारी पार्टी समझो कि पूरे पार्टी को बैन किया हुआ है। ना हमारे कोई कैंपेन चलती हैं, हमारे कोई लीडर किसी कॉर्नर मीटिंग में जा सकता है, ना कोई हमारे जिलाई ओहदेदार किसी कैंपेन में जा सकते हैं। लेकिन कल का खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट आप देख ले कि 71 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए, जिसमें
55 तहरीक इंसाफ जीती हैं। इससे पहले 2 तहसील नाज़म वहां पर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहसील नाज़म का इलेक्शन अवाम से डायरेक्ट होता है और तकरीबन वो कौमी असम्बली से बड़ा हल्का होता है, वहां पर इलेक्शन हुआ है। जो पेशावर के अंदर एक पार्टी का आम वर्कर था, ISF से ताल्लुक था, नौजवान था, उसको टिकट दी ना, उसका हमने कैंपेन चलाई ना, उसकी कोई कॉर्नर मीटिंग हुई, लेकिन डोर टू डोर वो नौजवान गया और लोगों तक अपना इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। उस नौजवान ने इनको शिकस्त दी। तो इंशाल्लाह हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। देखिए हमारे इस टाइम कोई 10,000 से ज्यादा हमारे वर्कर पाबंद सलासल है, हमारी लीडरशिप अंदर है, हमारे लोगों को तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इलेक्शन के लिए तैयार है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जिसको भी टिकट देंगे वो इनकी जमानत जब्त कर देगा। इसलिए ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, डर रहे हैं। जितने भी ये सर्वे कर रहे हैं इनको अंदाजा हो गया है कि तहरीक इंसाफ को हराना मुश्किल है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ये इस वक्त आप भी कह रहे हैं जनाब, आपकी पार्टी के जो मौक़िफ़ आ रहा है या हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि चेयरमैन PTI की रिहाई को रोका जा रहा है, उसके पीछे काम किया जा रहा है। ये वाकई आप ऐसा समझते हैं? क्या किसी को इस बात का एहसास है कि जो मामला है सीक्रेट एक्ट वाला या दूसरे मामलात हैं वो वाकई कानूनी हैसियत रखते हैं, और अगर उस मामले में गिरफ्तारी होती है, अगर वो बेकसूर होंगे तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे? जैसे एक मामले की सज़ा की मौतली हुई है तो आगे भी चल के चीज़ें हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि रिहाई रोकी जा रही है खासतौर पर किसी प्लानिंग की? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखो ये चेयरमैन PTI को रोकने की वो कर रहे, 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। मुझे आप ये बताएं कि क्वेटा के अंदर एक वकील का मर्डर होता है और उसकी FIR विदिन 2 आवर या 3 आवर जो ना वो चेयरमैन PTI के खिलाफ FIR काटी जाती है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं उनसे। वहां की अदालत ने, वो चीफ जस्टिस ने उस FIR को उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत कटी है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आप देखिए कि जो FIR इमरान खान साहब पे तकरीबन 200 तक FIR कटवाई गई है, इसलिए कि भाई इसको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। एक मामूली से मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि जब इस्लामाबाद में खान साहब पेश होते थे अदालतों में और खान साहब ने कहा कि मेरे लिए सिक्योरिटी का मसला है, आप मुझे वीडियो लिंक के थ्रू मेरी हाजिरी हो गई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप बीमार हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है तो एम्बुलेंस में आ जाए। लेकिन आज जब इस्लामाबाद उसमें पेश होना था तो इन्होंने बजाय पेश होने के अटक जेल में जाके जज ने वहां जो उनको जुडिशल वहां वो अदालत लगाई उन्होंने और वहां पर उनका केस सुना। तो बात इससे आप अंदाजा लगाए कि एक तरफ हमारे वकील कहते हैं कि भाई आप खान साहब को सिक्योरिटी मसला है, लेकिन ये कह रहे कि नहीं। लेकिन आज उसको ये जाके वहां अदालत जेल के अंदर जाके इन्होंने सुना, वहां बुला सकते थे, इन्होंने कहा कि नहीं, अगर दूसरे केसों में खान साहब को लाहौर से बुला के और यहाँ पेश हो सकते तो क्या ये अपनी कस्टडी में आज इस्लामाबाद कोर्ट में पेश नहीं कर सकते थे ये? सर एक और बात भी है, चेयरमैन PTI का अपना रवैया भी कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी मामले में उन्होंने लचक दिखाई हो। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि उन्होंने AC उतारने तक की बात की थी कि लोगों के AC तक उतार दिए जाएंगे। लेकिन आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि उन्हें भी अगर अटक जेल में कैदी नंबर 804 को सहूलियात दी गई हैं तो वो भी बहुत अच्छी सहूलियात हैं? ऑन रिकॉर्ड बात है कि उनको किताबें भी मैसर हैं, उनको साफ़ सुथरी जगह भी मैसर है, उनके लिए डॉक्टर भी 8 घंटे, एक डॉक्टर की ड्यूटी 8 घंटे होती है, फिर दूसरा डॉक्टर आता है। तो ये चीज़ें क्या ठीक नहीं है? फिर सोशल मीडिया पे जो लोगों को अफवाहें फैलाई जा रही हैं और एक इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहबा, बात यह है कि इससे पहले भी मरियम नवाज साहब अभी अंदर थी, घर से खाना आता था। नवाज शरीफ साहब इसी अटक जेल में बनते, घर से खाना आता था, तमाम सहूलियात उनको हासिल थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक हाजिर सर्विस जज कह रहा है कि जब उन्होंने अटक जेल का विजिट किया और उन्होंने जो खान साहब की वहां हालत देखी और उनको जो कुछ मिला था तो उन्होंने रिटर्न में कहा है कि ये गलत है। तो जो ये तो खाली बोल रहे हैं ना यहाँ कि भाई हमने तो ये दे दिया, हमने किताबें दे दी, हमने वो दे दिए, लेकिन जो कुछ है उस जज ने रिटर्न में वो कहा है कि भाई ये जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है उनके साथ। तो ये यहाँ तक कि कैमरे लगाए गए वहाँ, कौन से उसके बैरक में, मैं खुद जेल अभी रमजान में मैं तकरीबन 15-20 दिन जेल काट के आया हूँ। जो PTI के वर्कर के साथ जो रवैया रखा हुआ है, दूसरों के साथ अलग और PTI के वर्कर के साथ अलग, ऐसे लग रहा है कि हम PTI के वर्कर पाकिस्तानी नहीं है, हम कोई इंडिया के शहरी हैं जो हमारे साथ रवैया रखा गया है।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खुदारा हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहब्बतन पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। इमरान खान ने इस मुल्क के लिए किया है। इमरान खान ने जो शौकत खानम अस्पताल बनाया तो इस मुल्क के लिए बनाया है। इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई तो इस मुल्क के लिए बनाई है। इमरान खान ने जो चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जुदून साहब, पीटीआई से हमारे साथ थे, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया। लेकिन तस्वीर का एक और रुख भी है, बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। ब्रेक से पहले जो कुछ चीज़ें हो रही थी उसमें मैंने आपसे कहा कि तस्वीर का दूसरा रुख भी है। फैसलों की नौयत कुछ भी हो, लेकिन जिससे गलती हुई है उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होना चाहिए और एहतराम करना चाहिए उस कानून का जिस कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई। किसी इदारे से तसादुम कोई ठीक बात नहीं है। रियासत रियासत होती है, रियासत के अंदर जितने भी इदारे आते हैं उन सब का एहतराम ज़रूरी है। सियासतदान अपनी तौर पर काम करें, इदारे अपने तौर पर काम करें, तभी मुल्क चलता है। लेकिन तसादुम की कैफियत पैदा होना किसी सूरत ठीक नहीं है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सबसे पहले तो आपसे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बात करेंगे कि एक फ़ैसला सुनाया जाता है फिर उसकी मुअत्तली की जाती है। ये हमारे अदल और इंसाफ के जो कवानीन हैं, क्या इसकी तशरीह होना ज़रूरी है या हम अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ वाला काम कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है आईन और कानून में उसकी हम अपने तौर से तशरीह करते हैं? क्या पहले हमें इल्म नहीं था कि हमने केस के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और उसमें हमने केस का फैसला भी सुना दिया? क्या तज्जिया आपका? जी हाँ, ये आप बात कर रही हैं जो फैसला तोशाखाना केस की बात कर रही हैं? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात यह है कि समझ नहीं आता कि एक आदमी एक दिन प्राइम मिनिस्टर है और फिर उसके ऊपर जब मुकदमे बनने शुरू होते हैं 180 मुकदमों का बन जाना कोई नॉर्मल बात नहीं लगती। कोई आदमी कितने जुर्म करेगा भाई कि 180 मुकदमात बन जाए, उसको एक से फुर्सत हो तो दूसरे की जमानत नहीं, तो तीसरा हो तो चौथे की नहीं। तो नजर ये आता है कि इसमें बहुत से लोग जो गिरफ्तार हैं इस वक्त, उसमें ख्वातीन भी हैं, तो कम उम्र के लोग भी हैं। तो मैं तो ऐसे बात करो पाकिस्तानी, ना मैं बहुत कानून की बात कर रहा हूँ ना मैं उसकी, लेकिन मुझे कोई मसला इसलिए इस तरह से हैंडल करते हुए ठीक नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कोर्ट ने एक जज ने फैसला दे दिया, उस पर अपील का हक तो हमेशा मुलजिम को होता है। अगर उसको एक फैसला हो गया कि उसको कैद हो गई और सजा मिल गई तो उसको हक हासिल है कि नेक्स्ट हायर कोर्ट के अंदर अपील करे। अगर वो नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपील करता है और उसके पास कोई वकीलों के पास अच्छे दलाइल होते हैं और वो प्रूव कर देते हैं कि ये सजा जो दी गई है वो जो है मुनासिब नहीं थी, तो कोर्ट उसको अमेंड कर सकता है। अगर हुकूमत ख्याल करे कि ये सही नहीं है तो फिर हायर कोर्ट में जा सकती है। सर, आपका एक इदारे से भी ताल्लुक़ रहा, उसके बाद आप बाकायदा आपने एक बड़े ओहदे पे भी आप काम करते रहे, काफ़ी करीब से आपने चीज़ों को देखा। हम हर चीज़ में एहतराम की बात भी हम कर रहे हैं, हम कहते हैं जी कवानीन को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तारीख हमें ये भी बताती है कि 3 वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म जेल की सलाखों के पीछे रहे, जिसमें से एक को फांसी की भी सज़ा सुनाई गई, एक जो है वो सलाखों के पीछे रहता है, उसके बाद डील होती है, बीमारी होती है, वो बाहर चला जाता है। ये तीसरे वज़ीर आज़म है। किसी को एक सीट पे बिठाना, और जाहिर सी बात है वो खुद तो नहीं बैठता, अवाम भी ला रही है, इदारे भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, एक पेज पे भी होने की बात हो रही है, फिर अचानक क्यों हम उसको अचानक से एक जगह पहुंचा देते हैं, फिर तसादुम की कैफियत हो। अब जिन लोगों के दिलों में उस शख्स का एक मकाम बन गया है, उसके बाद ये कहना कि वो लोग बाहर आके फसाद भी करते हैं, ये कब तक चलता रहेगा कि हम चीज़ों को खुद बना भी रहे हैं, बिगाड़ भी रहे हैं, और फ्यूचर का भी हम फिक्र नहीं करें कि मुस्तकबिल में लोगों के जहनों पे इसका क्या असर होने वाला है? जी हाँ, ये अच्छे सूरत हाल नहीं है हरगिज भी, और ये अफसोसनाक बात है। कोई भी जो इलेक्टेड हुकूमत डेमोक्रेटिक होती है वो अपना 5 साल का टर्नओवर पूरा नहीं कर पाती मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। कभी अदारे जो हैं वो उससे नाला हो जाते हैं, और कभी जो है वो समझते हैं कि इससे उनकी हुक्मरानी से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। कभी इस किस्म का वाक़या पेश आ जाता है कि वो आर्मी चीफ गए हुए हैं अपना
श्रीलंका वापस आते हैं तो कहते हैं इनको उतरने मत दो और इनको लैंड ना करने दो, ये इंडिया जाते हैं तो वहां भेज दें, यहाँ मत उतरें, उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये बात भी मतलब उस वजह से हुकूमत चेंज हो जाती है। लेकिन इस दफा जो हुकूमत चल रही थी इमरान खान साहब की, बुरी थी, भली थी, 100% सही नहीं थी, आइडियल नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में पीडीएम जमातें जो सब इकट्ठी हुई, जिनका आपस के अंदर कोई फितरी और कोई नजरियाती और कोई ऐसा वो इत्तेहाद नहीं था, स्ट्रेंज बेड फेलोज जो इकट्ठे हो गए तो एक पॉइंट के ऊपर के उसको उतारा जाए, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सब्र कर लेते और 1-1.5 साल जो 1.25 साल रह गया था उनको पूरा करने देते और फिर इलेक्शन में जाते, तो ये मुल्क के फ्यूचर के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए बेहतर होता, एक अच्छी रवायत कायम हो जाती। अब ये नहीं हुआ। अब तो यही है कि जो है इलेक्शन जो है वो वक्त पे करा लिए जाए और जो अवाम की राय है उसका एहतराम किया जाए और जो हुकूमत बने उसको सब लोग सपोर्ट करें चलाने में, ताकि मुल्क में कोई इस्तेहकाम आ जाए सियासी और माशी। सिर्फ फैसलों की बात हो रही है और मुख्तलिफ जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी बात हो रही है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हम इन चीज़ों को देखते रहे हैं कि एक बड़ा मसला खड़ा हुआ, इफ्तिखार चौधरी की सूरत में एक बड़ी बात हमारे सामने आई। लेकिन अब हम फिर से उस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे अदलिया के ख़िलाफ़ बात होती है या उनके फैसलों के ख़िलाफ़ बात होती है। क्या हमें पहले इन चीज़ों को नहीं एड्रेस कर लेना चाहिए था, या आपको लगता है कि मज़ीद सूरत हाल इसमें आगे जाएगी, या कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जजेस को भी पाबंद किया जाए कि जनाब आप किस फैसले को किस तरह से ले रही है? जजेस मजबूर होते हैं, होता क्या है? देखिए जी, बात यह है कि हमारा आइन कहता है कि जो जुडिशरी है और जो आर्म फोर्सेस हैं उनको गैर जरूरी तौर पर उन पर तनकीद न की जाए। ये रियासत के अदारे हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से तमाम अदारों का एतबार उठ गया है और उनकी वक़्त जो है ये सोशल मीडिया की वजह से और हर एक पे बौछार इल्जामात की करने से, जिसमें झूठ और सच सब मिला हुआ है, सच नहीं है, हर चीज सच नहीं है, तो अदारों का वक़ार खराब हो रहा है। और अगर देखिए मुल्क में किसी अदारे का वक़्त न रहे, इज्जत न रहे, वक़ार न रहे, तो फिर वो जाहिर है कि किस तरह मुल्क चलेगा। इसलिए हमको बहुत इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। गैर जरूरी झूठी तनकीद से, झूठे इल्जामात से, जो वीडियो चला देता है, कभी कोई कुछ चला देता है, इनसे हमको एतराज करना चाहिए और ताकि हमारे अदारों की वक़्त कायम हो और अदारे अपनी वक़्त का खुद भी कायम करने में खुद भी एफर्ट करें सही फैसलों से। सर, इसमें एक और बात जो क्योंकि आपका तजर्बा भी है, अभी हमारे हमसाए मुल्क ने कामयाबी हासिल की और उस कामयाबी के बाद जब मैं उनके लोग जो ऑडियंस बैठी हुई थी उसको देख रही थी, तो वहाँ पे एक जो आम लोग हैं, जो सिविल लोग हैं, वो बैठे हुए थे और वो तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा उसमें ऑफिशियल्स या कोई इदारों वाले भी नहीं नज़र आ रहे थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई इसमें भी हमारी कोई मसाइल हैं कि हम लोगों को, अपने हीरोज़ को या वो लोग जो वाकई आगे आने चाहते हैं उनको आगे नहीं आने देते, और फिर हम जो है तरक्की की राह में रुकावट ये भी है कि हम सही तरीके से अपने लोगों को ट्रीट नहीं करते हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा रहे हैं? किसकी गलती है सर? ये आप बात करनी है चांद के ऊपर इनका जो गया है अपना। जी सर, जी हाँ, जी हाँ, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी काफी चल रहे हैं अपना एतराजात कि हमने साइंटिस्ट को और अच्छे दिमागों को, इनोवेशन वालों को मौका नहीं दिया कि वो इन अदारों को जो है वो चलाएं और वो हेड करें। और इसमें मतलब कि इस किस्म के लोग जो सिफारशी हों या मेरिट पर ना हो या जिनके पास इस चीज का कोई तजर्बा, एक्सपर्टाइज न हो, उनको इस इदारों में ना बिठाएं। तो ये जो है जब तक नहीं होगा, जो पहले हमने कामयाबियां हासिल की न्यूक्लियर में या मिसाइल में, वो इसलिए कायम की कि उसमें हमने जो साइंटिस्ट थे और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट थे उनको मौका दिया कि वो अपने जो इल्म है उसको, जौहर को सामने लाए और ये मौजा करके दिखाएं। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बहुत कम खर्चे के साथ न्यूक्लियर पावर भी बन गया और मिसाइल भी उनके बड़े एक्यूरेट हैं।
तो इसी तरीके से स्पार्को को भी मेरे ख्याल से हमें साइंटिस्ट के हवाले करना चाहिए। और पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में 62 में पहला दूसरा मुल्क था जिसने 80 किलोमीटर ऊपर रहबर अपना मेट का जो था वो रॉकेट भेजा था। तो उस वक्त भी एक्सपर्टाइज हमारे पास था। अगर उस एक्सपर्टाइज को हम चलने देते और कॉम्पिटेंट लोगों को और काबिल लोगों को जो उस फील्ड के हैं माहिर उस पर बैठाते, उनको एडुकेट बजट देते, तो आज हम भी चांद पर पहुंचे होते। सर कहाँ गलती है, झोल कहाँ से है? इदारों में किस जगह ऐसी बात होती है कि क्या हम बजट की वजह से पीछे हट जाते हैं या वाकई हमारे सिफारिश नहीं, बजट इज नॉट द ओनली रीजन। वजह जो है ना, हम अदारों को मजबूत नहीं होने देते, उनमें मेरिट नहीं आने देते, सिफारशी लोग भर्ती हो जाते हैं नौकरियां खपाने के सिलसिले में। एक्सपर्टाइज जब नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। सर कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान मेरा जाना हुआ, वहाँ पे जो हमने रिपोर्ट्स देखी कि 100 के करीब मादनियात मौजूद हैं जो कि सिर्फ उन्हीं को अगर सही तरह से यूटिलाइज कर लिया जाए और रिफाइनरीज वहाँ पे लग जाएं और प्लांट्स लग जाएं बेहतरी से, तो चीज़ें पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान में मादनियात मौजूद है, तरक्की कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन 76 ईयर्स हो गई, आज़ादी का महीना है। आज हम जो चीज़ पढ़ रही थी मैं कि इंडिया का टका जो है वो 2.5 रुपये जो है वो पाकिस्तान का 1 रुपया हो गया है। तो क्या आप समझते हैं कि वो एक जो जिसको हम टका कहते थे, करेंसी वैल्यू थी, आज वो हमसे आगे निकल गए, 2.5 रुपये का फर्क आ गया है? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जी हाँ, आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हमको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत मिनरल्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है और दूसरी मादनियात हैं। इसके अलावा संगे मरमर है, बहुत कुछ है, ऑयल एंड गैस भी है, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन वहां ऐसा माहौल पैदा नहीं कर सके हम कि जिसके अंदर अमन हो, पीस हो और ये डेवलपमेंट के काम किए जा सकें। अभी आपको पता है सीपैक का जो मसला है कि वहां गवादर की पोर्ट पर जो और वहां हवाई अड्डा बन रहा है और हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हमारा कंड्यूट बनेगा और बहुत बड़ी आर्टरी बनेगी बैन अवी ट्रेड की, वहां से जो है जाया करेंगे कॉन्वॉय गवादर से बाई रोड टू चाइना। तो उस पर आपको पता है हमले होते हैं, कभी चाइनीज के इंजीनियर्स पे हमला होता है, कभी फौज के ऊपर हमला होता है, कभी स्काउट्स पे हमला होता है। हम अमन नहीं ला सके और जब तक अमन नहीं होगा तो जो फॉरेन जो एक्सपर्टाइज है ऑयल एंड गैस का हो या मिनरल्स का, वो दिल जमी से काम नहीं कर सकता। और अमन कायम करने के लिए हमें बलूचिस्तान वालों के अवाम की बात सुननी होगी, उनको ये इत्मीनान देना होगा कि जो कुछ यहाँ से निकाला जाएगा उसमें उनके लिए भी हिस्सा होगा, उसमें उनकी डेवलपमेंट का और उनकी तरक्की का भी हिस्सा होगा। अभी जो सुई गैस निकली थी 50s में, वो सुई गैस वहां से जो निकाली तो पूरे सिंध में आई, पंजाब में आई और फ्रंटियर KPK तक गई, लेकिन कोटा में नहीं गई और बलूचिस्तान में नहीं दी गई। वो जाके बहुत लेट 80s में गवर्नर थे रहीमुद्दीन, उनके जमाने में गैस पहली दफा वहां पर जियारत में वहां पहुंचाई गई। उनकी अपनी गैस तो पूरा पाकिस्तान बहुत सस्ते दामों इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी इंडस्ट्री चल रही है, घरों में गैस जल रही है, उनको नहीं गैस दे रहे और उससे जो कोई रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो मुनासिब नहीं थी, कम थी। बाद में इसको एड्रेस किया गया, परवेज मुशर्रफ के जमाने में रॉयल्टी बढ़ाई गई और अब भी मेरे ख्याल में अगर हम इनको शामिल रखें कि जो भी नौकरियां होंगी वो बलूचियों को वहां दी जाएंगी, बलूचिस्तान वालों को, और वहां जो कुछ भी वहां से दौलत हासिल होगी उन पर लगाई जाएगी। जिस तरह हरपाकर में कोयले के भी ऊपर हम बैठे रहे 70 साल तक, तो बैठे रहे हम, जब हमने उस पर काम शुरू किया है तो वहां की आबादी को बहुत लुक आफ्टर किया जा रहा है, पानी भी किया जा रहा है, स्कूल भी दिए जा रहे हैं, उनकी औरतों को रोजगार दिया जा रहा है। मैंने अपना जो तज्जिया जो खुद जाके वहाँ पे देखा कि इस वक्त फौज भी वहाँ पे मौजूद है और डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, जिस तरह से सवाद में रिहेबिलिटेशंस के काम हुए, वहाँ पे इंडिविजुअल्स पे रिहेबिलिटेशंस के काम हो रहे हैं। लेकिन अगर वो जगह इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की वजह से,
तो ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ अपने जो माजी में गलतियाँ हुई हैं बिल्कुल हुई हैं, और वो लोग भी मानते हैं, इदारे भी इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक होने जा रही हैं तो दुश्मन भी तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बाहर की ताकतें भी तो वहाँ पे इस चीज़ को, उन्हें पता है ये बात कि बलूचिस्तान में अगर तरक्की होती है तो पूरे पाकिस्तान की तरक्की उसी से हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि बाहर के अनासर भी हैं वहाँ पे? बिल्कुल है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मईशत मजबूत हो जाए, वो रोड़े अटकाते रहेंगे। दुश्मनों का काम यही है कि मुल्क को ना उठने देना। अदरवाइज कौन चाइनीज के ऊपर हमले करा रहा है, कौन हमारे रेलवे लाइनों पे हमले करा रहा है, कौन हमारे इंस्टॉलेशन जो है बाद दफा सुई गैस की और बाद दफा वापडा के जो वहां पर पाइलॉन है उन पे कौन हमले करा रहा है, ट्रेनों के ऊपर हमले कौन करा रहा है, कोई ना कोई फसाद खड़ा कर देते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है दुनिया की वो वहां दखल अंदाजी कर रही हैं। और इसमें आपको पता है वेस्ट डज नॉट वांट कि चाइना जो है उसको एक छोटा रास्ता मिले और चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात नजदीक हो जाएं और हम वेस्ट से जो है अपने ताल्लुकात हमारे कमजोर हो जाएं। तो जाहिर है हिंदुस्तान भी काम कर रहा है, वो ऑल्टरनेटिव रूट भी बना रहा है, चाबहार से वो लेके हेरात से जाके अफगानिस्तान हमको बाईपास कर रहा है गवादर को। तो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन दुश्मन तो यही करते हैं, हमें दुश्मन की चालों का तोड़ भी करना है, डिफेंस भी करना है, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना भी है, लोगों को भी अपने साथ रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि यूरेशिया का जो एक सिलसिला है उसकी मजबूती तो कतन तौर पे आलमी ताकतें जो हैं उसको कभी भी चाहेंगी नहीं कि वो कामयाब हो जाएं, कि ये जो एक सिस्टम बन रहा है। लेकिन चूंकि आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं और मैं ख़ास तौर पे आपसे मौजूदा हालात के हवाले से एक मुफस्सल राय चाहूँगी। इस वक्त जो आम पाकिस्तानी नौजवान है उसमें हमारी फ़ौज के बारे में कुछ नेगेटिव बातें चल रही होती हैं, जबकि हम जब अपनी आंखों से देखते हैं तो रोज़ फ़ौज का जवान जो है वो भी किसी का बच्चा है, वो भी कहीं किसी का बाप है, तो वो भी बॉर्डर्स पे मर रहे होते हैं। कभी उनकी शहादतें हो रही होती हैं, कभी उनके जो है वो दहशतगर्दी का वो निशाना बन रहे होते हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि 6 जवान जो है वो शहादत, जाम शहादत उन्होंने नोश की। क्यों हम इनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और क्यों ये इंतशार पैदा हो रहा है, और आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग बॉर्डर पर हैं, LOC पर हैं कश्मीर के, जो लोग नॉर्थ वजीरिस्तान में डिप्लॉयड हैं, जो बलूचिस्तान में डिप्लॉयड हैं, और जो दुश्मन के वार सह रहे हैं और दहशतगर्दों, TTP, दाइश, इसे सब इसके जो लश्कर खुरासान किस किस के अटैक सह रहे हैं और शहादतें उनकी हो रही हैं, उस पर तो पूरी कौम जो है वो इन शहीदों के साथ है और फौज की कुर्बानियों जो वो दे रही है उसकी बहुत मोतरफ है, खुश है। लेकिन वो समझते हैं कुछ और लोग जो हैं, इसमें शायद गालबन वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ उनका ख्याल है कि वो मुल्क में कुछ सियासी तौर पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और इंटरफेयर करते हैं। मतलब उनको लोगों का ख्याल है कि जुडिशरी के साथ भी उनका मतलब कोई उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, और तो इस लिहाज से वो जो एस्पेक्ट है फौज की उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि फौज जिस तरह कह रही है कि हम अपने जो प्राइमरी और प्रोफेशनल रोल है उसकी तरफ लौट जाएंगे और हम सियासत से निकल आएंगे और मुल्क के दफा और मुल्क के इस्तेकाम के लिए हम काम करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, लेकिन हम दखल अंदाजी दूसरे अदारों में नहीं करेंगे। तो ये हमारे नए चीफ ने अपना जो बयान दिया है ये बहुत हौसला अफजा है, और अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो मुल्क के फिर आपस के जो थोड़ा बहुत फौज के खिलाफ है वो जज्बात खत्म हो जाएंगे, और ये लोग झूठ जो फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ जो बड़ा अफसोसनाक है, उम्मीद है वो भी बंद हो जाएगा फिर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब मौजूद थे। यहाँ पे ये मसला नहीं है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उम्मीद की किरण बाकी है और चीज़ें जिस तरह अभी हो रही हैं
मुझे पूरा यकीन है कि बेहतर हो जाएंगी। मसला सिर्फ ये है कि रियासत के साथ इदारों का एहतराम भी करना सीखें। जहाँ मैंने पहले बात की थी, अगर एहतराम नहीं किया जाएगा तो तसादुम की कैफियत होगी और फिर कौम की नफ्सियात जो बन रही है वो नफ्सियात नहीं बननी चाहिए। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।